ये पिछले 5 सालों के लिए अल्फाबेट का बैलेंस शीट है। अब इसके इंटैंजिबल्स हिस्से पर फोकस करें, खासकर उन दो शेडेड रोज पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनका ग्रोथ कंपनी के एसेट बेस से अलग है। वास्तव में अधिक परप्लेक्सिंग ये है कि जहां कंपनी का रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम 23%, 32% और 57% बढ़ा है, इंटैंजिबल्स और खासकर अदर इंटैंजिबल एसेट्स में 15% की गिरावट आई है। तो रियल सवाल है, ये इंटैंजिबल्स क्या हैं जिनका अल्फाबेट के बैलेंस शीट में डिमिनिशिंग वैल्यू होना प्रतीत होता है? खैर, स्टार्टर्स के लिए इनमें शामिल हैं कुछ 30,000 पेटेंट्स जो कंपनी के पास अभी अमेरिका में है। इसका सर्च एल्गोरिदम और इन हाउस टेक्नोलॉजी जो google.com और YouTube में इस्तेमाल होती है। कंपनी द्वारा ओन्ड ट्रेड नेम, एडसेंस, गूगल मैप्स, एडवर्ड्स, जीमेल, एंड्रॉयड, गूगल डॉक्स आदि का इसका नो हाउ और इन सब का मूल्य अल्फाबेट की बैलेंस शीट पर केवल $1.4 बिलियन है। मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि $1.4 बिलियन के बराबर के इसके इंटैंजिबल्स ने ही वास्तव में कई सालों से अल्फाबेट के ग्रोथ, सेल्स तथा प्रॉफिट में बहुत बड़ा योगदान दिया है और कंपनी के ग्रोइंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है, जो 2017 के $730 बिलियन से बढ़कर दिसंबर 2021 में $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इसलिए इस वीडियो में हम अपना फोकस इंटैंजिबल्स नाम के अक्सर कम चर्चा किए गए एरिया पर रखेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। इंटैंजिबल्स की अकाउंटिंग, बैलेंस शीट में इसका ग्रोइंग स्टैचर, किस प्रकार इंटैंजिबल्स कंपनी या सेक्टर ग्रोथ से डीपली लिंक्ड है और बेशक इन्वेस्टिंग में इसका महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अल्फाबेट के मामले में देखा, इंटैंजिबल्स की अकाउंटिंग एक कंप्लीट मेस है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस है। चलिए ईटी मनी का ही उदाहरण लेते हैं। ईटी मनी के पास सब्सक्रिप्शन बिजनेस है और हमारी जीनियस ऑफरिंग के साथ ये काफी अच्छा है। इसलिए चलिए इसके इर्द गिर्द एक केस बनाते हैं। अब हम ईटी मनी जीनियस के लिए 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए $3,000 का चार्ज लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारी मार्केटिंग टीम को एक जीनियस सब्सक्राइबर को एक्वायर करने के लिए लगभग $5,000 का खर्च आता है। तो सीधे तौर पर यह ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल नहीं है, कम से कम किसी अकाउंटिंग नजरिए से तो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि जीनियस के इस यूजर के हमारे साथ अगले 10 सालों तक रहने की उम्मीद है, जो कॉन्सिक्वेंटली हमें $30,000 का रेवेन्यू देगा, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे अकाउंटिंग नॉलेज के हिसाब से जो नुकसान है वही ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल बन जाता है। यह कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम वैल्यू के नाम से पॉपुलर है और जहां आप इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और अपने पीई पीबी रेशियो में नहीं पाते, इस फैक्टर को आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों में, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनियों में, न्यूज़पेपर और कंटेंट पब्लिकेशंस में, अमेज़न प्राइम में, एजुटेक कंपनियों में आदि काफी हद तक मार्केटिंग की तरह रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी इन्हीं अकाउंटिंग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए ईटी मनी जीनियस के मामले में हमारे पास ये अमेजिंग एल्गोरिदम है जो इन्वेस्टरों को निरंतर बेसिस पर बेंचमार्क को बीट करने में हेल्प करता है। ये एल्गोरिदम बेशक हमारा प्रोप्राइटरी टूल है, जिसका अर्थ यह हुआ कि इसे किसी के साथ डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता और ये बहुत समय तक चलने वाला है, जिसका मतलब है कि जीनियस आने वाले कई सालों तक हमारे लिए रिजल्ट देना जारी रखेगा। इसलिए एसेंशियली हमारे पास एक एसेट है जिसकी कीमत शायद लाखों डॉलर है, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से यह एसेट हमारे बैलेंस शीट पर एग्जिस्ट भी नहीं करेगा और केवल हमारे इनकम स्टेटमेंट में हमारे एक्सपेंस के रूप में दिखेगा। लेकिन इतना कह चुकने के बाद अगर आप एक सैवी इन्वेस्टर हैं जो इस इनकंसिस्टेंसी को समझते हैं, तो आपके पास बनाने के लिए बहुत पैसा है। अपने लाभ के लिए इसका यूज करने का पहला तरीका इन इनटैंजिबल के कारण रिपोर्ट की गई करंट अर्निंग्स और रिपोर्ट नहीं की गई फ्यूचर अर्निंग्स में मिसमैच को रिकॉग्नाइज करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में जिस एक कंपनी का नाम दिमाग में आता है उसका नाम अमेज़न है, जिसने एक डेकेड से अधिक समय तक डिप्रेस्ड अर्निंग्स शो किया, जबकि
इसे और आगे बढ़ाने के लिए अपने कैश फ्लो को वापस बिजनेस में फ्लो बैक किया। इस इशू का लाभ उठाने का एक दूसरा तरीका उस तर्ज पर जिसकी चर्चा हमने अल्फाबेट और ईटी मनी जीनियस के साथ की है, अर्थात बैलेंस शीट, प्रोडक्ट रिसर्च, ब्रांड बिल्डिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे इंटरनली फाइनेंस कैपेबिलिटीज के लिए जीरो एसेट वैल्यू असाइन करता है। एक इन्वेस्टर के रूप में आपका काम इस गैप को पहचानना है और फिर इस पर एक वैल्यूएशन टेक्निक अप्लाई करना है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के बाद एक सेक्शन में चर्चा करेंगे। इंटैंजिबल्स का असेसमेंट वैल्यूएशन में सबसे इग्नोर्ड हिस्सों में से एक रहा है, खासकर ऐसे इन्वेस्टरों के साथ जो प्राइस टू बुक वैल्यू या प्राइस अर्निंग रेशियो जैसे पारंपरिक मैट्रिक्स का यूज करने के द्वारा कंपनियों को एनालाइज करना प्रेफर करते हैं। अगर सच कहा जाए तो पीबी रेशियो जैसे मैट्रिक्स विशेष रूप से एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट आदि जैसी ओल्ड इकोनॉमी कंपनियों के साथ अच्छा काम करती है। लेकिन जब कंपनियां अधिक सर्विस या टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाती हैं तो यही मैट्रिक इक्विटी वैल्यू क्रिएशन में अपना प्रिडिक्टिव पावर खोता हुआ प्रतीत होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल निवेश वाली कंपनियों के मामले में पीई रेशियो आर्टिफिशियली हाई दिखती है, जो हो सकता है बाद के कुछ वर्षों में एक बहुत ही रैश असेसमेंट की तरह नजर आ सकती है। ये इनएक्यूरेसीज तब होती हैं जब इन्वेस्टर इन अकाउंटिंग फिगर्स को फेस वैल्यू पर ले लेते हैं, जो लगभग गलत वैल्यूएशन की तरफ ले जाता है। पॉइंट ये है, आपके पीबी तथा पीई रेशियो को इंस्टिंक्टिवली किसी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए एक नॉर्थ स्टार नहीं माना जाना चाहिए, खासकर ऐसी कंपनियों के इवैल्यूएशन में जिनमें इंटैंजिबल्स होना तय है। मैंने एक प्राइस टू बुक तथा प्राइस टू अर्निंग व्यक्ति की तरह शुरुआत की थी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मैंने इंटैंजिबल्स के महत्व रियलाइज किया और केवल मेरे लिए ही नहीं, यहां तक कि ग्रेट बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब सिक्योरिटी एनालिसिस में लिखा, और मैं कोट करता हूं, यह बताया जा सकता है कि मॉडर्न कंडीशंस के तहत तथाकथित इंटैंजिबल्स जैसे गुडविल या एक हाईली एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन उतना ही रियल है जितना बिल्डिंग्स और मशीनरी। इन इंटैंजिबल्स पर बेस्ड अर्निंग्स उन लोगों के लिए कंपटीशन की तुलना में कम वल्नरेबल हो सकती हैं जिनके लिए प्रोडक्टिव फैसिलिटीज में केवल कैश इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। पिछले 4 दशकों में इंटैंजिबल एसेट्स के हिस्से में तेज वृद्धि देखी गई है। S&P 500 के मार्केट वैल्यू में अब इंटैंजिबल एसेट्स का हिस्सा 84% है, जो 1975 में केवल 17% था। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर अब वर्चुअल रिसोर्सेज की ओर ज्यादा डायरेक्ट किया जाता है। फिजिकल रिसोर्सेज के मुकाबले काफी इंडस्ट्रीज जैसे फिटनेस, आर्ट्स, एजुकेशन और रिटेल, जो कि पहले पारंपरिक रूप से फिजिकल आउटफिट थे, उनका फोकस अब डिजिटल पर बढ़ रहा है। स्ट्रेंजली इनफ बहुत कम इन्वेस्टरों ने इस शिफ्ट को हमारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के भीतर शामिल किया है, और इसलिए आइए कुछ इंटैंजिबल स्पेसिफिक वैल्यूएशन मॉडल्स का ओवरव्यू करें जो यहां सहायक हो सकते हैं। पहली इवैल्यूएशन टेक्निक रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह अप्रोच हाइपोथेटिकल रॉयल्टी पेमेंट्स के बेसिस पर इंटैंजिबल्स के वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जिसे लाइसेंसिंग के बजाय एसेट को ओन करने के द्वारा बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ईटी मनी जीनियस का खुद का एल्गोरिदम है, लेकिन हमारे पास उसका वैल्यूएशन नहीं है। तो अगर हमें आरआरएम टेक्निक को अप्लाई करना है तो हमें यहां यह करना होगा। स्टेप 1, हम एल्गोरिदम को लाइसेंस देने या आउटसोर्स करने की एनुअल कॉस्ट निर्धारित करेंगे। मान लीजिए यह हर साल 100 करोड़ रुपए आता है। स्टेप 2, हम इस पर एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस चलाएंगे। अब मैं बिना किसी टर्मिनल वैल्यू के एक सिंपल 5 वर्षीय डीसीएफ चुन रहा हूं और 12% का डिस्काउंट यूज कर रहा हूं। यह हमें हमारे एल्गोरिदम के लिए $48 मिलियन का एक हाइपोथेटिकल वैल्यूएशन देता है, जो कम से कम कंपनी के ट्रूएस्ट एसेट्स की जांच एवं इवैल्यूएशन में एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बेशक जैसा कि हमने यहां देखा है, इस आरआरएम अप्रोच के कई अजम्पशंस हैं, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाता है तो इसका यूज डोमेन नेम्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर, इन प्रोग्रेस R&D आदि को वैल्यू करने के लिए यूज किया जा सकता है। बेसिकली ऐसी किसी भी चीज जिससे एक स्पेसिफिक रेवेन्यू स्ट्रीम अटैच किया जा सकता है, आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच जिसका यूज इंटैंजिबल्स का वैल्यू करने के लिए किया जा सकता है वो है विद एंड विदाउट मेथड।
ये अप्रोच एसेंशियली कहता है कि एक इनटैंजिबल एसेट का वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि दो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स के बीच का अंतर है। पहला, जो बिजनेस के स्टेटस को उस इनटैंजिबल एसेट के साथ रिप्रेजेंट करता है, माइनस सिनारियो 2, जो बिजनेस के वर्थ को उस इनटैंजिबल एसेट के बिना रिप्रेजेंट करता है। सीधे तौर पर देखने से यह अप्रोच कम से कम मुझे थोड़ा अनसाइंटिफिक लगता है। इस मेथड को कई स्थानों, खासकर नॉन कंपीट अग्रीमेंट्स के क्रिएशन में यूटिलाइज किया जा सकता है। और तीसरा वैल्यूएशन टेक्निक जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है। यह अप्रोच थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह है, जिसका अर्थ है हम आज की कीमत पर मटेरियल, मशीन तथा टैलेंट का यूज करते हुए एक इनटैंजिबल एसेट के कंस्ट्रक्शन की मौजूदा लागत पर पहुंचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी कंपनी ने पिछले 3 सालों के दौरान इंटरनल रिसोर्सेज का यूज करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो इस सॉफ्टवेयर की वैल्यू पर पहुंचने के लिए हमें जो जरूरत है वो है सॉफ्टवेयर को बनाने में लगे मैन आवर्स के नंबर्स की तथा उसे डेवलपमेंट टीम के करंट एवरेज आवरली रेन्यूमरेशन के साथ मल्टीप्लाई करने की। ये मल्टीप्लिकेशन हमें इसका आकलन देती है कि समान प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में कितना कॉस्ट आएगा, और यही रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है। इतना कह चुकने के बाद इसे जरूर नोट करें कि इस अप्रोच का यूज पेटेंट्स या कॉपीराइट जैसे अन्य इंटैंजिबल्स के लिए नहीं किया जा सकता, और इसलिए यह रॉयल्टी से राहत पाने या वैल्यूएशन के मेथड के साथ या बिना अधिक उपयुक्त होगा। बेशक आपने अब तक इसे फिगर आउट कर लिया होगा कि इंटैंजिबल्स की वैल्यूइंग करना एक इनएग्जैक्ट साइंस है, लेकिन यह फिर भी पीबी या पीई रेशियो जैसे वैल्यूएशन मैट्रिक्स के साथ गूगल जैसी कंपनियों का वैल्यू करने की कोशिश करने से बेहतर है। यहां एक स्टोरी है जो मुझे पसंद है। पिछले 25 सालों में कोका कोला ने अपने ब्रांड को बिल्ड करने में लगभग $67 बिलियन इन्वेस्ट किया है, जो आज कंपनी के लिए एक की कंपेटिटिव एसेट है। कोक ब्रांड का वैल्यू सबसे अच्छे तरीके से फेमस पेप्सी चैलेंज कैंपेन द्वारा इलिस्ट्रेट किया गया है, जहां पेप्सी ने शो किया कि एक ब्लाइंड टेस्ट में सब्जेक्ट्स ने कोक की तुलना में पेप्सी को प्रेफर किया। बहरहाल, बाद के स्टडीज में पाया गया कि जब बोतलों पर कोका कोला और पेप्सी के ब्रांड को लगाया गया तो सब लोगों ने पेप्सी की तुलना में कोक को प्रेफर किया, और तब से ही इस फिनोमिना को पेप्सी पैराडॉक्स का नाम दे दिया गया है। आप देखें कि हो यह रहा था कि लोगों का ब्रेन कोक के ब्रांड एसोसिएशन के साथ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था, जो यह कहने का एक दूसरा तरीका है कि कोका कोला का मार्केट लीडरशिप उसके सीक्रेट फॉर्मूला के कारण नहीं है, लेकिन यह ज्यादा डोमिनेंट लाइकेबल ब्रांड के कारण है जिसे उसने क्रिएट किया है। बेशक इस तथाकथित ब्रांड इक्विटी को क्वांटिफाई करना इजी नहीं है, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स को अलग रखें तो मुझे भरोसा है कि हम सभी इस पॉइंट के प्रति राजी होंगे कि जो कंपनियां इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करने में महारत हासिल कर लेती हैं, वो अपने पीयर्स की तुलना में मार्केट को आउट परफॉर्म करने में बेहतर स्थिति में होती हैं। ये एक सबक है जिसे दुनिया की टॉप कंपनियों के एक ग्लैंस के साथ सब्सटैंशिएट किया जा सकता है, जो ज्यादातर अपने इंटैंजिबल एसेट्स के आधार पर बिल्ड हुई हैं। मैं इस वीडियो को एक छोटे से स्निपेट के साथ खत्म करना चाहूंगा, जिसे मैंने एक ट्विटर पोस्ट में पढ़ा था, जो इस प्रकार है। 21वीं सदी के आरंभ में एक शांत क्रांति हुई। पहली बार प्रमुख डेवलप्ड देशों ने डिजाइन, ब्रांडिंग, R&D या सॉफ्टवेयर जैसे इनटैंजिबल एसेट्स में अधिक इन्वेस्ट करना शुरू किया, बजाय मशीनरी, बिल्डिंग्स तथा कंप्यूटर्स जैसे टैंजिबल एसेट्स में। सभी प्रकार के बिजनेसेस, टेक फर्म्स तथा फार्मा कंपनियों से लेकर कॉफी शॉप्स तथा जिम तक एसेट्स को डिप्लॉय करने की एबिलिटी, जिसे न तो कोई देख सकता है और न ही छू सकता है, ही धीरे धीरे लॉन्ग टर्म सक्सेस का मेन सोर्स बनता जा रहा है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म सक्सेस की तलाश कर रहे हैं तो ईटी मनी जीनियस को जरूर एक्सप्लोर करना श्योर करें। इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मैं अगले वीक आपसे एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ मिलने के लिए उत्सुक हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.